हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की पेपर। ठीक है, हिंदी साहित्य का ये पेपर है, दृष्टि में लिखा गया है और ये पेपर लिखा गया है रवि स्याग के द्वारा। ठीक, तो इस पेपर के 3 पार्ट और बना दिए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके साथ ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का पेपर है, तो इसको किस प्रकार से इन्होंने फ्रेम किया है, तो वो हम एक एक क्वेश्चन करके हम देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और कई सारी वीडियो देखने के लिए। आज का क्वेश्चन है, सर्वनाम से क्या समझते हैं और सर्वनाम के विभिन्न भेदों पर प्रकाश डालिए। मतलब सर्वनाम क्या है, इससे आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके साथ सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं, तो इस पे आपको प्रकाश डालना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। वो ये है, देखो लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में सर ने जो लिखा है, ये एक उद्धृत लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है, डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट किया है और ये बंद कर दिया। ठीक, इसके साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, जब इन्होंने इन्वर्टेड कोमा में जो कोट लिखा है वह ब्लैक पेन से लिखा है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इस प्रकार के जो हाँ, इसको कह सकते हैं क्वेश्चन को जो फ्रेम करने का तरीका है वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यही जो यूनिक पॉइंट है दूसरों से, यही जो यूनिक पॉइंट है जो दूसरों से आपको अलग करेगा और इसके साथ आपके नंबर बढ़ाएगा। मान के चलते हैं कि इस क्वेश्चन में इनका 0.5 मार्क्स मिला है। ठीक है, एक्स्ट्रा मिला है। अगर इतना मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है और 10 क्वेश्चन में इतना मार्क्स मिले हैं प्रत्येक में, तो 5 को नंबर इनके एक्स्ट्रा हो गए। तो इस प्रकार के जो बेनिफिट हैं, इन्हीं बेनिफिट का फ़ायदा उठाना है और तभी आप टॉपर की लिस्ट में आएंगे या टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो वही बताना था। और इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर है, और वो है कि ऊपर इन्होंने लिखा है ब्लू पेन से और नीचे जब कोट में लिखा है ये ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है ना, और तो आइए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा शुरू किया गया है, सर्वनाम से तात्पर्य। ठीक है, ये हेडिंग दिया है। इसके बाद लिखा है कि सबका नाम। ठीक, ये वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी कि प्रयोग किए जाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं तुम्हारे, सर्वनाम। हालांकि बचपन से सबने पढ़ा है कि सर्वनाम क्या होता है और संज्ञा क्या होता है, तो उसी को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे डायग्राम में, या डायग्राम तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, एक अच्छे तरीके से फ्रेम किस प्रकार से कर सकते हैं इस जगह पे आके, तो वो यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में मैंने एक और बात बताई थी आपको, और वो है कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जब लिखें तो लिखने से पहले उसका आंसर इस प्रकार से ना लिखें जिस प्रकार से हम हाई स्कूल इंटर में करते थे, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, और आगे इन्होंने लिखा है कि इनके प्रयोग से वाक्य में संज्ञा पदों का बारंबार प्रयोग नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पर दिया है कि रमेश ने कहा था कि वह, ठीक है, आज उसकी बहन से मिलने जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ, ये देखो रमेश हो गया, तो रमेश की जगह पर ये जो वह यूज हुआ है शब्द, यही आपका सर्वनाम है। आगे लिखा गया है कि रमेश ने कहा था कि रमेश की बहन से मिलने जाएगा, तो बिना सर्वनाम के प्रयोग ये शब्द है। मतलब इन्होंने ना दोनों तरह से शब्द लिख दिया है कि सर्वनाम के साथ और बिना सर्वनाम के। ठीक है, कहने का मतलब है रमेश शब्द है यहाँ पर, तो रमेश की जगह पर यहाँ पर सर्वनाम यूज हुआ है। ठीक है ना,
और इसी प्रकार से जब बिना सर्वनाम के यूज हुआ है तो रमेश यहाँ पे यूज हुआ है, रमेश यहाँ पे यूज हुआ है और इसके साथ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जब हम बिना सर्वनाम के शब्द को वाक्य को बनाते हैं तो कितना भद्दा लगता है, इसीलिए सर्वनाम को यूज करते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ बात की गई है सर्वनाम के भेद की, किसकी, सर्वनाम के भेद की बात की गई है, यानी कि टाइप ऑफ सर्वनाम या क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट है निजवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है। इसके बाद एक मेन हेडिंग दी है पुरुषवाचक की, ठीक है, और इसको डब्बे में बंद कर दिया है। और आगे लिखा गया है कि हिंदी में 3 प्रकार के पुरुष स्वीकार किए जाते हैं। हिंदी में जो है 3 प्रकार के पुरुष को स्वीकार किया जाता है, एक वचन, बहुवचन और एक उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लेना, और वो है कि जब इन्होंने इस हेडिंग को लिखा है तो सेम पेन से लिखा है। देखो यहाँ भी ब्लू है और यहाँ भी ब्लू है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक पेन में आप लिखें, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने डब्बे में बंद कर दिया है। फिर उत्तम पुरुष, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ लिखा है कि उत्तम पुरुष, एक वचन और बहुवचन होता क्या है, ठीक है। देखो ये उत्तम पुरुष है, ये एक वचन है और ये आपका है बहुवचन, ठीक। तो उत्तम पुरुष जो है इसमें देखो यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के बताएं, तो वो मैंने इस प्रकार से काउंट किए थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से होते हैं कि उत्तम पुरुष, ठीक, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक, और एक वचन और एक दो वचन, ठीक है, सॉरी बहुवचन होता है। तो जब उत्तम पुरुष में जो मैं होता है, ठीक है, एक वचन में यूज करते हैं लेकिन होता है उत्तम पुरुष। वहीं बहुवचन में बात की जाए, उत्तम पुरुष होता है लेकिन होता है हम जो है बहुवचन में होता है लेकिन उत्तम पुरुष होता है, ठीक। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में बात करते हैं, एक वचन के लिए तू यूज करते हैं और बहुवचन में तुम यूज करते हैं, ठीक। और जब अन्य पुरुष की बात की जाए तो एक वचन के लिए वह यूज करते हैं और बहुवचन के लिए वे यूज करते हैं। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ आपको, ये है उत्तम पुरुष, ठीक। एक वचन के लिए यूज हुआ है मैं और बहुवचन के लिए यूज हुआ है हम, ठीक। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए यूज हुआ है तू और बहुवचन में प्रयोग हुआ है तुम, ठीक। इसी प्रकार से अन्य पुरुष है, इसमें एक वचन के लिए हुआ है और बहुवचन के लिए वे शब्द यूज हुआ है, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं यहाँ पर आगे किस प्रकार से लिखा गया है। और ये आगे लिखा है अगला पॉइंट, ठीक है, इसमें लिखा है निश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक। अब इसमें आगे लिखा है कि जो किसी संज्ञा पद के संबंध में निश्चितात्मकता व्यक्त करते हो, ठीक है। और इसमें दिया है उदाहरण दिया है कि वही पुस्तक चाहिए, ठीक, वह कलम दो। तो ये 2 उदाहरण दे दिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लिखा है कि संज्ञा के संबंध में अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक। यहाँ पर उदाहरण दिया है कोई है और कुछ तो है। मतलब जब बात किसी भी वाक्य में निश्चित कह सकते हैं निश्चित व्यक्ति के बारे में बात ना की जाए, ऐसे बात की जाए कोई है और एक कुछ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो और इसी प्रकार से अगला पॉइंट है यहाँ पर, और अगला पॉइंट है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसको किस प्रकार से लिखा है कि संज्ञा के शब्द में प्रश्नवाचकता का बोध, ठीक। तो जब प्रश्नवाचक आए तो वो प्रश्नवाचक होता है। उदाहरण दिया है कि कौन सी पुस्तक चाहिए। इसी प्रकार से अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये है तुम्हारा, इसमें लिखा गया है कि मुख्य प्रयोग मिश्र वाक्यों में दो वाक्यों को जोड़ने में प्रयोग होता है, ठीक है।
और यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा, आगे जो जीतेगा वही सिकंदर। ठीक, और इसके बाद अगला पॉइंट है और वो है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ लिखा है कि ये वे सर्वनाम हैं जो संज्ञा या क्रिया के संबंध में अपनेपन का बोध कराते हैं। ठीक, और यहाँ भी उदाहरण दिया है कि यह मेरी अपनी पुस्तक है। एक और उदाहरण दिया है, यह मेरा स्वयं का काम है। ठीक है, इसके बाद एक और दिया है अगली हेडिंग और लिखा है यहाँ पर कि कुछ अन्य विशेषताएं। ठीक, कुछ अन्य विशेषताओं में लिखा गया है कि बिहारी व पूर्वी हिंदी में मध्यम पुरुष में तू का प्रयोग निंदनीय माना जाता है। ठीक है, तो तुम का प्रयोग यहाँ पर यूज किया जाता है, एक विशेष के रूप में इन्होंने लिखा है। ठीक, इसके बाद लिखा है कि कई स्थानों पर आदरणीय व्यक्तियों के लिए तुम के बजाय आप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? आप का प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन का आंसर था समाप्त हो गया। इस प्रकार से आगे लिखा है कि इस प्रकार हिंदी की सर्वनाम व्यवस्था पूर्णतः सरल और वैज्ञानिक है एवं इसके नियम तार्किक हैं। ठीक है, और इनको 15 में से 9 मार्क्स मिले हैं। 15 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 9 मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया, इसके साथ आप आगे भी देख सकते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि राजभाषा हिंदी की वर्तमान स्थिति में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो इस प्रकार से इन्होंने भी यहाँ भी क्वेश्चन स्टार्ट किया है। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है और कोई मेन पॉइंट हो या कोई मेन शब्द लिखा है हेडिंग के रूप में, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ भी किया है इन्होंने अंडरलाइन, और इसके साथ ऊपर भी अंडरलाइन किया है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ आगे और दिखा देता हूँ। इसके साथ आपको अगर कोई डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, कोशिश करें कि छोटे से छोटे में रूप में बनाएं और सारी चीज़ें उसी में समेट ली जाए। जो क्वेश्चन पेपर को जो चेक करता है उसे ऐसा ना लगे कि ये डायग्राम से ही पूरा पेज भर दे रहा है, बाकी लिखा कुछ नहीं। अगर ऐसा करते हैं आप तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके मान के चलते 10 नंबर का पेपर है तो उनमें से 6 मार्क्स मिलने को थे, वो आपको 4 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने भी हर एक जो मेन हेडिंग है वो भी अच्छे से लिखा है। इसके साथ जो देखो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मेन हेडिंग, मेन शब्द है अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। और इसमें भी देखो आप 12 मार्क्स मिले हैं 20 में से। ठीक है, कितने मार्क्स मिले? 12 मार्क्स। और अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ के बारे में लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है आगे कि इसका जो निर्माण यानी अपभ्रंश का निर्माण कहाँ से हुआ है? निर्माण व विकास संस्कृत भाषा के शब्दों के विकृत या भ्रष्ट होने से ही हुआ है। ठीक है, आगे इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ पे प्रमुख शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ 3 दी हैं, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और देशज शब्द। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सटीकता से लिखे हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी ले हैं। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन में भी इनको 15 में से 9.5 मार्क्स मिले हैं। आगे देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखे हैं। तो इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप भी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए। इसके बाद अगली वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से मेंस की आंसर राइटिंग और भी अच्छे से लिख सकते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रख के हम आंसर राइटिंग करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।